नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी मिलिट्री लीडर और एम्परर थे जिन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में लगभग पूरे यूरोप पे विजय प्राप्त की थी। महत्वाकांक्षी और एक कुशल सैन्य रणनीतिकार होने के कारण नेपोलियन ने यूरोपियन देशों के विभिन्न गठबंधन के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध किया और फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार किया। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के द्वीप कोर्सिका पे हुआ था। हालांकि उनके माता पिता मामूली कोर्सिकन नोबिलिटी के सदस्य थे, लेकिन उनका परिवार अमीर नहीं था। 8 साल की उम्र में नेपोलियन के माता पिता ने उसे फ्रांस की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 6 साल वहां पढ़ने के बाद 1784 में नेपोलियन ने पेरिस के इकोल मिलिट्री में 1 साल आर्टिलरी ऑफिसर की ट्रेनिंग ली और 1 साल बाद वो फ्रांस की आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हुआ। भर्ती होने के 4 साल बाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई और 3 साल के भीतर ही क्रांतिकारियों ने राजशाही को उखाड़ फेंका और एक फ्रांसीसी रिपब्लिक या गणराज्य की स्थापना की। जल्द ही फ्रांस और उसके अधिकांश पड़ोसियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। क्रांति की शुरुआत के वर्षों के दौरान नेपोलियन छुट्टी लेकर अपने घर कोर्सिका चला गया, लेकिन 1793 में राष्ट्रवादी कोर्सिकन गवर्नर पास्कल पौली के साथ झड़प के बाद बोनापार्ट परिवार पेरिस भाग गया, जहां नेपोलियन मिलिट्री को दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करने लगा। फ्रांस में नेपोलियन ने क्रांतिकारी नेता मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के भाई के साथ दोस्ती कर ली, जिन्होंने उसे फ्रांसीसी सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में दोबारा ऑफिसर बनने में मदद की। नेपोलियन ने फ्रेंच रिपब्लिक के लिए अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी और टूलॉ की लड़ाई में अंग्रेजों को हराने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उसकी सेवाओं से खुश होकर फ्रेंच क्रांतिकारियों की सरकार ने उसे ब्रिगेडियर जनरल बना दिया, लेकिन जल्द ही उसके समर्थक क्रांतिकारी रॉबस्पियर ने सत्ता से हाथ खो दिया और जल्दी उसे भी मरवा दिया गया। क्रांतिकारियों की एक और सरकार, जिसे डायरेक्टरी भी कहते थे, सत्ता में आई। नेपोलियन ने आर्मी में अपनी जगह बनाए रखने के लिए डायरेक्टरी का भी विश्वास जीत लिया। 1795 में नेपोलियन ने पेरिस में डायरेक्टरी के खिलाफ राजा के समर्थकों द्वारा किया गया विद्रोह को दबाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके बदले नेपोलियन को प्रमोट करके ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। इसके बाद नेपोलियन को इटली में फ्रांसीसी सेना की कमान दे दी गई। कमान संभालने से पहले नेपोलियन ने जोसेफिन नामक महिला से शादी कर ली। 1796 में नेपोलियन ने इटली में लड़ रही फ्रांसीसी सेना की कमान संभाली, जहां उसने फ्रांस के दुश्मन ऑस्ट्रिया की एक बड़ी सेना को एक बहुत बड़ी लड़ाई में हराया। 1797 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने कैंपो फॉर्मिया में एक संधि में हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस ने इटली के एक बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया। इस जीत ने नेपोलियन को काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय बना दिया। नेपोलियन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डायरेक्टरी को डर लगने लगा और इस संभावित चुनौती से छुटकारा पाने के लिए डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इजिप्ट पर कब्जा करके भारत जाने वाली ब्रिटिश शिपिंग में बाधा डालने के लिए इजिप्ट के अभियान पे भेज दिया। नेपोलियन भारत में ब्रिटिश आर्मी को कमजोर करने के लिए मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के साथ गठबंधन किया और फ्रांसीसी प्रशिक्षित सेना भेजने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, इंडिया में ब्रिटिश आर्मी ने टीपू सुल्तान को ही खत्म कर दिया। इजिप्ट में नेपोलियन ने काफी सारी लड़ाइयां जीती, लेकिन उसका अभियान प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा था और जब उसने सुना कि डायरेक्टरी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो नेपोलियन ने मौके का फायदा उठाने के लिए तेजी से पेरिस वापस आ गया। 1799 में डायरेक्टरी को हटाकर एक नई सरकार घोषित की गई और 3 कौंसिल की सरकार बनी, जिसमें नेपोलियन पहला कौंसिल था। फर्स्ट कौंसिल के रूप में नेपोलियन ने अपनी सत्ता को मजबूत करना शुरू कर दिया। 1801 में नेपोलियन ने फ्रांस की सरकार और कैथोलिक चर्च के बीच में मौजूद दरार को एक समझौता करके समाप्त कर दिया। इसके 1 साल बाद 1802 में नेपोलियन ने अंग्रेजों के साथ एक अस्थायी शांति संधि पे हस्ताक्षर किए और 10 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करके लोगों को शांति से जीने का मौका दिया, जिसने नेपोलियन को और भी पॉपुलर कर दिया। अपने यूरोपियन मामलों पे पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए नेपोलियन ने 1803 में फ्रांस के अमेरिका में स्थित लुसियाना क्षेत्र को अमेरिका को बेच दिया। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन कोड की स्थापना करके अधिकांश आधुनिक यूरोप के कानूनी व्यवस्था की नींव रखी और लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी ने नेपोलियन को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया।
नेपोलियन ने एक असाधारण राज अभिषेक समारोह में खुद को सम्राट का ताज पहनाया। 1805 में नेपोलियन ने इंग्लैंड पे आक्रमण करने के लिए एक बड़ी नेवी बनाई, लेकिन ब्रिटेन ने ट्रफालगर की लड़ाई में नेपोलियन की नेवी को तबाह और बर्बाद कर दिया। जब इस हार की खबर फैली तो रशिया और ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने फ्रांस की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। उसी वर्ष दिसंबर में नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिज की एक बड़ी और प्रसिद्ध लड़ाई में ऑस्ट्रिया और रशिया की संयुक्त सेना को बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद नेपोलियन ने स्पेन को छोड़कर लगभग पूरे पश्चिमी यूरोप के ऊपर नियंत्रण हासिल कर लिया। नेपोलियन का अब एक ही बड़ा दुश्मन बचा था, वो था ब्रिटेन, लेकिन नेवी के अभाव में वो ब्रिटेन पे हमला नहीं कर सकता था। ब्रिटेन की इकोनॉमी को नष्ट करने के लिए नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम की स्थापना की, जिसके तहत कोई भी यूरोपियन देश का पोर्ट ब्रिटेन के सामान को देश में घुसने नहीं देगा। इस सिस्टम के कारण ब्रिटेन अपना कोई भी सामान यूरोप के किसी भी देश में नहीं बेच पाएगा और उसकी इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचेगा, जिसके बाद ब्रिटेन भी नेपोलियन के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन इस सिस्टम के साथ परेशानी ये थी कि ब्रिटेन के साथ ट्रेड ना कर पाने के कारण कई यूरोपियन देशों की इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ रहा था और वो इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम से खुश नहीं थे। सेंट्रल यूरोप की बड़ी ताकत प्रशिया फ्रांसीसी विस्तार से चिंतित था, इसलिए 1806 में प्रशिया ने रूस के साथ मिलकर फ्रांस के खिलाफ हथियार उठा लिए। नेपोलियन ने अपनी सेना इकट्ठी की और जेन ऑस्टेन की लड़ाई में प्रशिया को हरा दिया। इसके बाद उसने अपनी सेना को पूर्वी यूरोप की ओर मार्च किया और जून 1807 में फ्रीडलैंड की लड़ाई में रूसियों की सेना का भी सफाया कर दिया, जिसके बाद जुलाई 1807 में फ्रांस ने पराजित राष्ट्रों को टिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने यूरोप में फिर से शांति स्थापित की। उस समय केवल ब्रिटेन ही फ्रांस के सामने खड़ा था, जो स्पेन और पोर्तुगल के साथ व्यापार कर रहा था। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का विस्तार करने और स्पेन और पोर्तुगल के साथ ब्रिटेन के व्यापार को बंद कराने की उम्मीद से नेपोलियन ने 1808 में स्पेन और पोर्तुगल पर कब्जा कर लिया और अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का राजा घोषित कर दिया। स्पेनिश और पुर्तगाली लोगों ने ब्रिटेन के समर्थन के साथ विद्रोह किया और अगले 6 वर्षों तक फ्रांस के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध जारी रखा। 1810 में नेपोलियन की पत्नी जोसेफीन ने अभी तक नेपोलियन को कोई वारिस नहीं दिया था। इससे परेशान होकर नेपोलियन ने उससे डाइवोर्स ले लिया और 18 वर्षीय ऑस्ट्रिया डचेस मैरी लुइस के साथ शादी कर ली। इसके एक साल बाद 1811 में मैरी लुइस ने एक बेटे को जन्म दिया। टिलसिट की संधि के बाद कुछ वर्षों के लिए रशिया ने नेपोलियन का साथ दिया, लेकिन आर्थिक संकट के कारण उन्होंने ब्रिटेन के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया और वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम से बाहर हो गए। 1812 में नेपोलियन ने अपनी आर्मी के साथ रशिया के राजा को दंडित करने के लिए रशिया में प्रवेश किया। इस अभियान में नेपोलियन ने कई सारे शहरों को नष्ट कर दिया, लेकिन वो निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाए। जल्द ही नेपोलियन ने मॉस्को पे कब्जा कर लिया, लेकिन रशिया की कड़ाके की सर्दी ने नेपोलियन की आर्मी को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद नेपोलियन को रशिया से पीछे हटना पड़ा। नेपोलियन लगभग 6 लाख सैनिकों के साथ रशिया में घुसा था, लेकिन केवल 1 लाख सैनिकों के साथ वो रशिया से बाहर निकला। इस नाकामी ने नेपोलियन के दुश्मनों को नेपोलियन के खिलाफ एक नया गठबंधन करने के लिए प्रेरित किया। 1814 में लिप्जिग में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, जहां यूरोपियन देशों के गठबंधन ने नेपोलियन को हरा दिया, जिसके बाद नेपोलियन पेरिस वापस आ गया और एक नई सेना खड़ी करने लगा। लेकिन बाकी सारे यूरोपियन देश नेपोलियन को कोई मौका नहीं देना चाहते थे और उनकी सेनाओं ने पेरिस पे कब्जा करके नेपोलियन को फ्रांस का तख्त छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। नेपोलियन के दुश्मनों ने उसे इटली के पास एल्बा नामक द्वीप में निर्वासित कर दिया और फ्रांस के पुराने बोर्बन राजवंश को सत्ता पे फिर बहाल कर दिया। अगले कुछ महीनों में जब यूरोप की बड़ी शक्तियां यूरोप के फ्यूचर के बारे में एक बड़ी मीटिंग कर रही थी, तब नेपोलियन एल्बा से भाग गया और फ्रांस में घुस के एक नई सेना खड़ी कर ली। यूरोप के बाकी देशों ने गठबंधन करके फिर से एक नई सेना खड़ी की और जून 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को फिर से हरा दिया। अक्टूबर 1815 में नेपोलियन को दक्षिण अटलांटिक महासागर स्थित ब्रिटिश द्वीप सेंट हेलेना में फिर से निर्वासित कर दिया गया। इसके 6 साल बाद ही मई 1821 में पेट के कैंसर की वजह से नेपोलियन की मृत्यु हो गई। ऐसे विचार जो हमारी आधुनिक दुनिया को रेखांकित करते हैं, जैसे कि योग्यता के हिसाब से प्रमोशन,
कानून के सामने समानता, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक अधिकार, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा नेपोलियन द्वारा विकसित और पूरे यूरोप में फैलाए गए थे। नेपोलियन ने विज्ञान और कला का प्रोत्साहन, सामंतवाद का खात्मा और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद कानून में सबसे बड़ा सुधार किया, जिसकी वजह से नेपोलियन का उदारवादी प्रभाव आज भी हमें कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।